नमस्कार बच्चियों, कल मैं आप लोगों को जल के स्रोत अर्थात जल किन किन साधनों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं उसके विषय में बता रही थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिन जल को हम प्राप्त करते हैं अर्थात कल बताया गया था समुद्र, वर्षा, नदी, तालाब, झील, झरने आदि के माध्यम से उन जलों को हम किस प्रकार से शुद्ध करते हैं उसके लिए 3 माध्यम बताए गए हैं जल को शुद्ध करने का। पहला है रासायनिक साधन, दूसरा है भौतिक साधन और तीसरा है यांत्रिक साधन। बच्चियों मैं आप लोगों को बता दूं कि इन तीनों साधनों में से आप लोगों को तीसरा जो यांत्रिक साधन है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो अब आप लोगों को सिर्फ 2 साधनों के माध्यम को पढ़ना है, भौतिक साधन और रासायनिक साधन। जो जल अशुद्ध होता है वह हम भौतिक और रासायनिक साधन के माध्यम से शुद्ध करते हैं। अब हम भौतिक साधन में किस प्रकार से जल को शुद्ध करेंगे तो उसमें पहला साधन है जल को उबालना। जैसा कि आप लोग भी ऐसा अपने घरों में करते हैं कि पानी को उबाल कर पीते हैं, तो हम अधिक मात्रा में जल को शुद्ध करने के लिए एक भगोने में जल को लेते हैं और उसे आग पर खौलाते हैं, पकाते हैं और वह जल पक करके शुद्ध हो जाता है। उसकी गंदगी तली में बैठ जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। पानी में कुछ ऐसे संक्रामक रोग पाए जाते हैं जैसे हैजा है, पेचिस है आदि। इससे बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भाप द्वारा जल शुद्ध करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जल को पकाया जाता है। अब यह हो गया जल को उबालना। उसके बाद है हम जल को भाप के द्वारा शुद्ध करते हैं। कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिससे हम जल को खौलाते हैं और जब खौलना स्टार्ट हो जाता है उसमें से भाप जब निकलना प्रारंभ होता है तो हम उसे एक यंत्र में उसके भाप को एकत्रित करते हैं और यह विधि जो है पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। किंतु बच्चों यह पर्याप्त रूप से इस माध्यम से इस विधि के द्वारा हम जल को शुद्ध नहीं कर सकते, अतः यह भी पानी को शुद्ध करने का अच्छा तरीका नहीं माना जा सकता। तीसरा है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा। इस विधि में बड़े बड़े यंत्रों द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाया जाता है और इस संपर्क से जल शुद्ध हो जाता है। बच्चों अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से निकलती हैं और इन किरणों को एकत्रित करके जब इसके संपर्क में जल लाया जाता है तो इन किरणों के माध्यम से जल शुद्ध होता है। अब इसके बाद है हमारा रासायनिक साधन। किस प्रकार से हम रासायनिक साधनों के माध्यम से जल को शुद्ध करते हैं, इसमें है अवक्षेपक द्वारा। अवक्षेपक मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे हम जल को शुद्ध करते हैं, जैसे फिटकरी प्रायः सभी के घरों में प्राप्त होती है। जब हम फिटकरी को पानी में डालते हैं तो उसकी अशुद्धियाँ जो है नीचे तली में बढ़ जाती है और जल जो है शुद्ध हो जाता है, हमारे पीने योग्य हो जाता है। जल के सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और जल हम पीने में हमारे लिए उत्तम होता है। दूसरा है निर्मली। निर्मली जो है एक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग लाई जाती है। यह एक वृक्ष से मिलने वाला जो है फल होता है। इस फल को हम पानी भरे बर्तन के चारों तरफ रगड़ते हैं और उसमें पानी भर देते हैं और उस फल के प्रभाव से पानी में विद्यमान जो जीवाणु होते हैं वह पानी के तली में बढ़ जाते हैं और ऊपरी पानी को हम छान करके पी लेते हैं। जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा था अवक्षेपक द्वारा, जिसमें फिटकरी और निर्मली था, और वो है जीवाणुनाशक पदार्थ। कुछ ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जिसका हम पानी में प्रयोग करते हैं और उससे जो है जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। अब यह जीवाणुनाशक पदार्थ क्या होता है इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला है लाल दवा। लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। बच्चियों शहरों में बड़े बड़े नगरों में समुद्र का जल सप्लाई किया जाता है और आप लोग जैसा जानते हैं कि समुद्र का जल शुद्ध नहीं होता, तो उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट का ही प्रयोग किया जाता है जल शुद्धिकरण के लिए।
जल शुद्धिकरण के लिए बच्चियों पोटेशियम परमैंगनेट को एक सीमित मात्रा में जल में मिलाया जाता है और उसके माध्यम से जल शुद्ध किया जाता है। जैसे कि 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1000 लीटर पानी में मिलाया जाता है और वह जल को शुद्ध करता है। यह हैजे को रोकथाम करने में अधिक लाभकारी होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन गैस चूने से मिलकर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। यह भी एक कीटाणुनाशक पदार्थ है, अतः इसको भी पानी में मिलाने से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। तीसरा है आयोडीन। आयोडीन भी एक कीटाणुनाशक पदार्थ है। इसको जो है पानी को भी संतुलित करने के लिए यह आयोडीन की एक गोली मिलती है और इसको तरल और ठोस दोनों ही रूपों में बाजार में मिलता है। यह 1 लीटर पानी में आयोडीन के घोल के 2 बूंद हम जल में मिलाते हैं और जल को आधा घंटे बाद प्रयोग में लाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है और हमें हमारे पीने योग्य हो जाता है। तूतिया, जब बहुत बड़े पैमाने पर जल शुद्ध किया जाता है तब तूतिया वाले विधि का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत शक्तिशाली जीवाणुनाशक पदार्थ है। यह जीवाणुओं को मारकर नीचे बैठा देता है। इस प्रकार जल को हम छान कर पीते हैं, परंतु इससे हैजा, मोतीझर्रा तथा पेचिश के जीवाणु नष्ट नहीं होते। इन सारी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए लाल दवा अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट ही उपयुक्त होता है। ओजोन, वायु में इस गैस को मिलाने से जल ओजोन युक्त हो जाता है। इससे सभी प्रकार के जीवाणु मर जाते हैं। यह गैस वायु के संपर्क में आने से जल को शुद्ध कर देती है, अर्थात ओजोन गैस को हम वायु के संपर्क में लाते हैं और उसके माध्यम से हम जल को शुद्ध करते हैं। क्लोरीन, यह जल को शुद्ध करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। 1 लाख भाग पानी में 1 भाग क्लोरीन डालने से जल के जीवाणु मर जाते हैं, परंतु कुछ समय तक जल का स्वाद बदल जाता है। इसको बड़े बड़े शहरों में जल साफ करने के काम में लाया जाता है। रस कपूर, यह अत्यंत तीव्र विष संक्रामक पदार्थ है। रस कपूर जो होता है तीव्र विष संक्रामक पदार्थ होता है। यह पारे से बनाया जाता है। इससे हैजे और डिप्थीरिया के रोगाणु 10 या 15 मिनट में मर जाते हैं। हैजे और डिप्थीरिया के जो रोगाणु होते हैं वह रस कपूर के द्वारा जो है 10 मिनट में ही समाप्त हो जाते हैं। कार्बोलिक एसिड, बच्चियों यह रासायनिक विष संक्रामक पदार्थ है। इससे हैजा, पेचिश, टाइफाइड आदि के रोगी के वस्त्राद को भी संक्रमण करने के उपयोग में लाया जाता है। कार्बोलिक एसिड के द्वारा जो इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसके वस्त्रों को हम इसके माध्यम से शुद्ध करते हैं और पहनने योग्य बनाते हैं। कार्बोलिक एसिड का घोल प्रयोग में किया जाता है। चूना, मकानों की दीवारों से चूने की पुताई होती है। इससे घरों की सफाई की जाती है। सजावट के साथ साथ मच्छर के तथा झिंगुर, काकरोच आदि नष्ट हो जाते हैं। चूना एक भी संक्रामक पदार्थ होता है। हम घर की जब पुताई करते हैं तो इससे जो घर में पनपने वाले रोगाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। चूना बाजार में सस्ता मिलता है। इसका 20% घोल बनाकर भी संक्रामक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चियों, इससे पहले आप लोग पढ़े हैं कि जल को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और जो जल हमें प्राप्त होता है वह पर्याप्त मात्रा में शुद्ध नहीं होता है। तो शुद्ध करने के लिए हमें भौतिक और रासायनिक दोनों माध्यमों का प्रयोग करके जल की शुद्धिकरण करते हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि जल की कठोरता क्या होती है। कठोर जल वह होता है जो पीने के योग्य नहीं होता है और जिस जल को में कैल्शियम, मैग्नीशियम, खड़िया, मिट्टी आदि पदार्थ होता है वह जल कठोर होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं या कठोर जल किसे कहते हैं। तो जल में जब मैग्नीशियम, कैल्शियम, खड़िया, गंधक, मिट्टी आदि विलीन होते हैं तो ऐसे जल को हम कठोर जल कहते हैं। यह पीने के लिए तथा वस्त्र धुलने, भोजन बनाने तथा नहाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि कठोर जल में
साबुन के घोलने से झाग उत्पन्न नहीं होता है, अतः यह कठोर जल होता है। अब कठोर जल जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। पहला होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता वह होती है जिसमें जब हम जल को उबालते हैं तो उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है। इस जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं और जल को उबालने से यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में उसके रूप में जो है यह बदल जाते हैं और पानी शुद्ध होकर के उसकी गंदगी तली में बैठ जाती है और पानी पीने योग्य हो जाता है। अब इसमें है अस्थायी कठोरता में कि दो प्रकार की होती हैं। पहला हम उबाल करके पीते हैं। जब पानी को उबालते हैं तो कैल्शियम बाई कठोरता और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट जो है यह अघुलनशील में बदल करके पानी जो है पीने योग्य हो जाते हैं। और दूसरा है चूने का प्रयोग करके। जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अघुलन होकर के पानी को शुद्ध कर देता है। दूसरा है बच्चों अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता वह होता है जो पानी को शुद्ध नहीं किया जा सकता, पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसे हम किसी भी माध्यम से शुद्ध नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसमें विद्यमान रहते हैं तथा कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट रहते हैं और यह पानी को पूर्ण रूप से कठोर बना देते हैं और पानी को हम पीने में हमारे लिए शुद्ध नहीं होता। लेकिन बच्चों इसे भी कुछ हद तक शुद्ध करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं, जिसमें पहला है कपड़े धोने का सोडा मिलाने से इस पानी की कठोरता को हम शुद्ध कर सकते हैं। सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या तथा सल्फेट को क्रमशः कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट में बदल देता है। ये पदार्थ अघुलल होने के कारण पेदी में बैठ जाते हैं और पानी मिल हो जाता है। दूसरा है परम्यूटिक विधि या जियोलाइट विधि। बच्चों इस विधि के द्वारा कठोरता दूर की जा सकती है। जियोलाइट सोडियम व अल्मुनियम सिलिकेट होते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के समान रेती लताकड़ होता है। इसे सोडियम परम्यूटिक भी कहते हैं। जब कठोर जल को सोडियम जियोलाइट से होकर प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाते हैं। सोडियम आयन सल्फेट व क्लोराइड आयन के साथ सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बनाता है जो सतह जल को पृथक हो जाते हैं। पृथक जो इन सारी चीज़ों के विलायक होने से यह जल कीटाणुओं से अलग हो जाते हैं और जल जो है पीने योग्य हो जाता है। इसके आगे आप लोगों को बच्चियों में बताऊंगी कि मृदु जल। मृदु जल क्या होता है? मृदु जल वह जल होता है जो पीने में स्वादिष्ट तथा मृदु होता है। यह हल्का होता है और मृदु जल की संज्ञा इसे दी जाती है। मृदु जल से भोजन भली भांति अच्छी प्रकार पक जाता है। मृदु जल से कपड़े भी अच्छे तरह धुले जा सकते हैं। इसमें झाग भी खूब उठता है। यह जल सुपाच्य होता है। मृदु जल हल्का व पीने में शुद्ध होता है। बच्चियों पीने के लिए हम मृदु जल का प्रयोग करते हैं। बर्तन धुलने, वस्त्र धुलने तथा भोजन बनाने के लिए मृदु जल ही हमारे लिए उपयुक्त होता है। अब यह आप लोग ध्यान से सुनिए कि मृदु जल और कठोर जल में अंतर पूछता है तथा शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर पूछता है। और यह 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो शुद्ध व अशुद्ध जल में क्या अंतर होता है? शुद्ध जल और अशुद्ध जल। शुद्ध जल में है शुद्ध जल पारदर्शक होता है, स्वाद गंध रहित होता है। अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शक, दुर्गंध युक्त, मटमैला व खारा होता है। शुद्ध जल में दूसरा नंबर है शुद्ध जल साबुन के झाग
आसानी से पैदा करता है। शुद्ध जल साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं पैदा करता। और शुद्ध जल में तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के मिले रहने के कारण जल एक विशेष प्रकार की चमक देती है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड से ही जल का निर्माण होता है। और अशुद्ध जल में तीसरा है, इसमें नाइट्रोजन व अन्य पदार्थों के मिले होने के कारण इसमें चमक नहीं होती। शुद्ध जल फ्लोराइड नाइट्रोजन की आदि की एक निर्धारित मात्रा होती है और अशुद्ध जल में फ्लोराइड तथा नाइट्रेट अधिक मात्रा में होती हैं। और शुद्ध जल में चौथा है शुद्ध जल दूषित नहीं होता। अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले होते हैं। अब है मृदु जल एवं कठोर जल में अंतर। मृदु जल पीने में मीठा व स्वादिष्ट, शुद्ध जल स्वादिष्ट, स्वाद रहित, गंध रहित होता है। और कठोर जल होता है पीने में खारा, भारी, क्योंकि इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट व सल्फेट, लौह आदि घुले होते हैं। मृदु जल जो होता है सुपाच्य होता है, कठोर जल सुपाच्य नहीं होता। मृदु जल से भोजन पकाने में भोजन जो है भली प्रकार गल जाता है और कठोर जल में भोजन पकाया नहीं जा सकता, भोजन पककर नहीं गलता। साबुन मृदु जल से साबुन घोलने पर खूब झाग उठता है और कठोर जल में साबुन का घोल करने पर झाग उत्पन्न नहीं होता। मृदु जल में बॉयलरों में विभिन्न लवणों की परत नहीं जमी रहती तथा बॉयलर शीघ्र ही खराब नहीं होते। कठोर जल में बॉयलरों के विभिन्न लवणों के परत जमे होते हैं जो शीघ्र ही जम जाती है तथा बॉयलर जो है खराब हो जाते हैं। इस प्रकार आपका यह आज का अध्याय जल के स्रोत, जल के शुद्धिकरण जो है यह आज समाप्त होता है बच्चियों। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा और आप लोगों को जहाँ जो न समझ में आए वह पुनः पूछने का प्रयत्न